प्रिंसिपल, जो कि क्वांटम साइंस और न्यूटोनियन साइंस के बीच का जो डिफरेंस है उसको दर्शाता है। न्यूटोनियन साइंस में क्या बोलते हैं कि अगर मैं एक बॉल लेता हूं और उसको फेंकता हूं, तो अगर हम लोगों को इनिशियल कंडीशन मालूम रहेगा, बॉल का वेट क्या है, क्या स्पीड से मैं उसको फेंका हूं, उसका फाइनल कंडीशन, एंटायर ट्रेजेक्टरी एग्जैक्टली प्रिसाइसली बोल दिया जा सकता है। ये जो इतने सारे रॉकेट्स जाते हैं, स्पेसशिप्स जाते हैं, सेम चीज, उनका इनिशियल कंडीशन मालूम रहता है और फाइनल कंडीशन क्या होगा पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है बहुत एक्यूरेसी के साथ। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीच हो जाता है, जैसे चंद्रयान 1 के टाइम पे हुआ था, but most of the time it can be predicted very very accurately. This is Newtonian science because we are talking about large macro objects. When you talk about quantum science, when you talk about things जो अभी तक आया ही नहीं है, जिसका अभी अस्तित्व ही नहीं है, वो नॉन लोकेलिटी में है, उसमें क्वांटम साइंस अप्लाई होता है। क्वांटम साइंस में फिक्स्ड ऐसे ही होगा बोल के कुछ नहीं है, देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी, राइट? अच्छा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैं हाथ में एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता हूं और फिर इस रूम में इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता हूं। आई एम श्योर यहाँ पे कोई फिजिक्स का बैकग्राउंड वाला आदमी नहीं है, नहीं तो इसमें ऑब्जेक्शन डालता, फिर मेरे को फिर कंडीशनलिटी समझाना पड़ता, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। सिंपल से समझिए, कल हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे थे, एक छोटा सा बॉल जैसा है, बॉल बेयरिंग का, और मैं इसको उंगली से पकड़ा हुआ था, अभी छोड़ दिया। अभी इलेक्ट्रॉन कहां गया बताइए तो? हाँ, इलेक्ट्रॉन कहां गया? किसी ऑब्जेक्ट हाँ? पे चिपक गया होगा, नीचे गिर गया, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, एक जवाब है। और क्या हो सकता है? किसी ऑब्जेक्ट पे चिपक गया होगा, किसी ऑब्जेक्ट पे चिपक जा सकता है, करेक्ट, दीवार पे चिपक गया, छत पे चिपक गया, हो सकता है। और घूम रहा है, हो सकता है। हवा के साथ बाहर भी जा सकता है, वही भी रह सकता है, राइट? अब मैं बताऊं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर मतलब कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट अगर अपराधी होता, क्रिमिनल समझते हैं ना आप? सो सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने ये चीज टूट गया है, सपोज मैं इसको तोड़ देता हूं सबके सामने, तो मैं क्लियर अपराधी हूं, मैं तोड़ा हूं। अच्छा, पर अगर ऐसा होता है ये टूटता है और तब मैं कलकत्ता में हूं या मैं होटल पे हूं, यहां पे नहीं हूं, इस बिल्डिंग के बाहर पे हूं, तब मेरे को कोई बोल सकता है क्या कि मैं अपराधी हूं? नहीं। पर अगर मैं क्वांटम ऑब्जेक्ट होता तो बोल सकता है, क्योंकि एक क्वांटम ऑब्जेक्ट एक साथ में बहुत सारे जगह पे रह सकता है। आप सोचिए, आप यहां पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी, ऐसे कभी होता है? तो अगर ऐसा होता तो घोस्ट स्टोरी मूवीज बन जाता उसमें, राइट? हम लोग सब भूत बन जाते, वैसे मूवी में दिखाता है। पर क्वांटम ऑब्जेक्ट ऐसे ही है। ये जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अगर मैं छोड़ता, वो एक साथ में पूरा रूम पे रहता। तो सवाल ये है, कहां है, हम समझते कैसे? तो इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं गाइगर काउंटर। एक मशीन है, तो वो मशीन लेके अगर हम ढूंढते उसको, सपोज इस घर में बहुत सारे ऐसे मशीन लगा दिए गए गाइगर काउंटर्स, तो देखा जाता कि कोई एक गाइगर काउंटर टिक करके आवाज किया, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का एक लोकलाइज्ड स्थान बन गया। अच्छा, वो टिक क्यों किया? क्योंकि वो मेजरिंग डिवाइस, जो कल हम लोग बोल रहे थे मेजरिंग डिवाइस, डिटेक्टर, सो वो डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर डिटेक्ट किया और उसको कोई सेंटिएंट ऑब्जर्वर सुना, जैसे मैं अगर सुनता हूं, मैं सेंटिएंट ऑब्जर्वर हूं, तो वो जाके वहां पे मटेरियलाइज करता है। तब उस मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन फिर पूरा जो घर में फैला हुआ था वहां से जाके एक उसमें वहां पे पहुंच जाएगा, करेक्ट? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं छोड़ता हूं तो क्या होता है? वहां पे ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, वो दूसरा कहीं पे भी जा सकता है, दूसरा कहीं पे जाके मटेरियलाइज हो सकता है। अगर ऐसे हम लोग हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं तो देखेंगे कौन सा, सपोज ये एक एरिया है से ताराचंद जी के पास,
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंडेंसेशन ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनको पसंद करते हैं। बोमन के पास शायद उतना नहीं है, वो सफ़ेद घास फूस खाता है, पसंद नहीं करता है। तो ऐसे करके देखा जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा जिसके लिए एक हम कर्व बना सकते हैं, बेल कर्व आएगा। ना इतने सारा जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात की है, इसका डेस्टिनी से क्या मतलब है? सवाल तो डेस्टिनी का था, बिकॉज ये बोलना यही है, कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट, वी कैन नेवर एवर से व्हाट डेस्टिनी इज। देयर इज नो फिक्सिटी इन क्वांटम साइंस। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। वी कैन ऑलवेज से देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, राइट? अब ये प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम लोग जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, हमारे पास चॉइस खुलता जाता है। सपोज एक इंसान है जो बहुत कंडीशनड है, उसके सामने बहुत लिमिटेड चॉइस है। मतलब बहुत सारे ऐसे इंसान अपने देश में भी है, जन्म लिया है, फिर पढ़ाया उसको, फिर बोला कि ठीक है तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करके कोई एक गवर्नमेंट जॉब कर लो, फिर शादी कर लो, फिर तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, फिर उसको उसी हिसाब से चलाओ और ऐसे करके ज़िंदगी बिता दो। ऐसे आदमी बहुत सारे हैं, और ऐसे नहीं है, ऐसे आदमी भी बहुत सारे हैं। सो जो कंडीशन है उनके लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, उनका डेस्टिनी मोर और लेस, अच्छा ठीक है इतना ही होने वाला है, मोटा मोटा बताया जा सकता है। और एक जो इंसान है जो क्रिएटिव है, उसका कल का चॉइस क्या होगा उसको खुद को पता नहीं है, क्योंकि उसका जो इंट्यूशन है, आपने देखा इंट्यूशन इज ए क्वांटम ऑब्जेक्ट। उनका जो इंट्यूशन है पहले से पता नहीं है, वो तो आहा मोमेंट में आता है, अचानक से आता है, अच्छा ऐसे करने से चलेगा। So as far as quantum science goes, destiny is not fixed. Destiny is a choice that all of us can make, and all of us can choose better. आज जो मैं चॉइस कर रहा हूँ, मैं कुछ सीखा, कुछ नया चीज अप्लाई किया, कल का चॉइस और भी बेहतर हो सकता है, और होता भी है। इसीलिए हम लोग सब यहाँ पे हैं। ओके? छोटे थे तब से हम सुना है कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। पता नहीं क्यों आता है, जैसे दिन है रात है, माता पिता बोलते थे सुख आ गया मतलब दुख आएगा, ऐसे चलता नहीं है। तो क्या ये देखिए ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। जिंदगी साइक्लिक है, और इवन इफ वी लुक एट द इम्प्लिकेट ऑर्डर, इसका क्या है, इफ वी हम लोग अगर देखेंगे दुनिया के ऊपर, तो देखेंगे उस पर ना बहुत सारा रिपीटिशंस है दुनिया में। कोई कोई पैटर्न है जो रिपीटिटिव पैटर्न्स है, कुछ कुछ रेशियो, जैसे पाई 22/7 पाई, ये एक रेशियो है। ये 3.14 जिसका रेशियो आता है, ये एक रिपीटिटिव है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो रिपीटिटिव है। रिपीटिटिव का मतलब किसी भी गोले को लेंगे, उसकी सर्कमफेरेंस को लेंगे, उसकी डायमीटर को लेंगे, तो यही रेशियो आ गया, रिपीटिशन हो रहा है। तो ये रिपीटिशन और पैटर्न, दिस इज ए यूनिवर्सल ऑर्डर। ये महाविश्व में ऐसे ही चलता है। नाउ व्हाई इज दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहेगा। पर ये सही है कि हम लोग जब ये जो खुशी और दुख का जो चीज़ है, इसको ना कोई टाल नहीं सकता, जीवन मृत्यु कोई टाल नहीं सकता, राइट? तो ये पे बहुत सारे ऐसे इंसान से हम मिले हैं जहाँ पे बोलते हैं अरे भाई 2-4 दिन के बाद मर जाएंगे, अब जो मर्जी कर लेते हैं। अब सोचिए अगर ये किसी का ये है कि मर ही जाएंगे तो कुछ भी कर लेते हैं, तो दुनिया में क्या क्या खतरनाक चीज़ हो सकता है, और होता भी है, करेक्ट? तो ये जो सब हम लोग देखते हैं, लोग एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम they have some kind of views. So it is very important for us to know reincarnation. अगर हमारे पास reincarnation का आइडिया नहीं है तो हम कुछ भी ये तो मेरा जिंदगी कुछ सालों का है, फिर मर जाऊंगा। मतलब फिर से जन्म लेना। हाँ, रीबर्थ, फिर से जन्म लेना। फिर से जन्म लेना बहुत जगह पे अनसाइंटिफिक बोला जाता है, पर इसमें ना सबसे बड़ा, आप लोग अगर किताब पढ़ना पसंद करते हैं नॉन फिक्शन टाइप का, बहुत ज़्यादा आस्क हो गया क्या? नहीं, a lot of people don't like to read books anymore. So इयान स्टीवेंसन बोल के एक साइंटिस्ट हैं, अब थे अभी नहीं, तो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट, उनका जो लाइफ का वर्क है प्राइमरीली ऑन रीइंकार्नेशन। अब वो उन्होंने क्या किया, वो एक कैनेडियन जगह पे काम करते थे, बेसिकली यूरोपियन गाय। तो उसमें उन्होंने जो किया, ये सब देश में ना आदमी एक काम करता है, तो जो मैं देखा हूँ
जो ये वेस्टर्नर्स हैं उनका एंटरप्राइज बहुत रहता है। मतलब आप हम लोग इंडिया में वेद उपनिषद इसको भूलने वाले थे, वो लोग जाके कब 1900s में ये सबको ट्रांसलेट किया, फिर वहाँ पे लेके गया, फिर वहाँ पे हम लोगों से ज़्यादा मेडिटेशन सेंटर खुल जाता है। बिकॉज उन लोगों के ये एक चीज़ है, वो उसका जो राजसिक गुण जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा है, जो जहाँ का है वो मानना पड़ेगा। नाउ व्हाट दिस जेंटलमैन डिड, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ये जो क्लेम्स होते हैं कि बच्चे लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म में, मतलब जो पहला जन्म था उसमें ऐसा था, मेरा घर यहाँ पे था, इसको लेके तो मूवी शूवी बन गया, काफ़ी किताबें ये सब लिखी गई, पर वो सच है क्या, ये कौन जाके देखेगा। तो ये साहब ने क्या किया, ये ऐसे जो क्लेम होता था उसके पास गया विद द इंटेंशन ऑफ डिसप्रूविंग द क्लेम। इसको असत्य साबित करने के लिए। हाँ, मतलब सपोज आपने क्लेम किया कि आपको याद है पहले जन्म में क्या हुआ था, अगर मैं आपके पास ये सोच के जाऊं कि हाँ हाँ ऐसा हुआ था ना, ठीक बता रहे हैं आप, तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा, आप जो बोलेंगे मैं मानने के लिए राजी हो जाऊंगा। पर अगर मैं आपके पास ऐसे जा रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, बताइए, प्रूव करिए, राइट, एंड आप जो भी बताएं मैं उसको डिसप्रूव करने का कोशिश करूंगा, मतलब आप ये गलत बता रहे हैं, ये आपको हो ही नहीं सकता, ये झूठ है, ये ठीक नहीं है, ये पहले से आपको ये किताब से या किसी से मालूम चला है, उसके बेसिस पे आप बता रहे हैं, ऐसे ऐसे, यस। तो देन व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो ये साहब ने ऐसे लोगों के पास गए, क्लेम देखा और फिर थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया, हर स्टेप को लिखा कि अच्छा ये था। जैसे वो एक बच्चे के बारे में बोलते हैं, जो बच्चे बोलता है कि वो उसका कुछ 100 साल पहले कोई एक गांव में वो कुछ पैसा छिपा के रखा था, 100 साल पहले का बात कर रहा है। तो स्टीवेंसन बच्चे को लेके गए उस गांव में, वो घर तभी भी था, और ये जो बच्चा जिस एरिया से बिलोंग करता था वो उसका खुद तो क्या, वो फैमिली, वो खानदान, आस पास कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं था, और उस टाइम पे ये सब सोशल मीडिया वगैरह वगैरह आया नहीं था कि सब कुछ सब मालूम है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट 60s एंड 70s, तब टेलीविजन ही नहीं था आधी जगह पे। सो इन दोज केसेस वो देखा हाँ घर है, वो जहाँ पे वो पैसा छिपा रहना था वो भी है, और पैसा उसी पीरियड का है जिस पीरियड का वो होना चाहिए। मतलब आज 2024 का जो करेंसी है, 1924 में तो अलग करेंसी रहा होगा ना, तो उसी टाइम का करेंसी वहाँ पे मिला। ऐसे करके बहुत सारे क्लेम्स है, ये किताब है इनका, एक नहीं कई सारा किताब है, उसमें एक किताब बहुत फेमस है 20 केसेस बोल के आता है। सो उसमें आपको आप खुद पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, एंड ही इज जस्ट वन ऑफ देम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने किया। सो देयर आर मेनी एविडेंसेस जहाँ पे ये बहुत क्लियर होता है कि देयर आर सम पीपल, कुछ लोगों को ये याद रहता है, और भी जब वो छोटे रहते हैं 4-5 साल मैक्सिमम, जितने हम लोग बड़े हो जाते हैं हम लोग भूल जाते हैं। ओके, सो अगर हम रीइंकार्नेशन में ट्रस्ट करेंगे तो हम कर्मा का भी सोचेंगे, हम धर्मा का भी सोचेंगे, फिर मेरे को लगेगा अगर मैं बहुत कुछ गलत कर लिया इस जन्म में, अगली जन्म में भुगतना ना पड़े, और वो भी हो सकता, मतलब दैट इज अ वेरी पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। हम लोग ये कोई भी इनकारनेशन में जो आते हैं उसमें कोई ना कोई आर्कीटाइप को फॉलो करते हैं। सुबह ये वर्ड आया था आर्कीटाइप, ये जो वर्ड है वो प्लेटो बोल के एक बहुत ज्ञानी गुणी थे, पहले देखी थी क्या? हाँ, प्लेटो, यस। सो वो ही वॉज अ बिग थिंकर, यू नो, एनॉर्मसली केपेबल थिंकर। तो वो ये आर्कीटाइप्स वाले चीज को सामने, वर्ड को सामने लाया। आर्कीटाइप्स क्या होता है? सो देयर आर 9 आर्कीटाइप्स। अभी हम लोग लव के बारे में बहुत बात कर रहे थे। सो व्हाट इज लव? ये आप पकड़ नहीं सकते। लव का जैसे आप सोच सकते हैं कि शाम को जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने के बाद आप क्या क्या करेंगे। लव एज ए कॉन्सेप्ट, उसके बारे में इंडिपेंडेंटली आप सोच नहीं पाएंगे। फिर आपको किसी इंसान के बारे में, किसी पैशन के बारे में, या किसी खाने के बारे में, किसी के दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिसका रिलेशन में आप लव को समझ पाएंगे।
सपोज जस्टिस, ट्रूथ, ये जो भी है, ये अब इन आइसोलेशन इनके बारे में कोई पिक्चर खड़ा नहीं हो सकता। जस्टिस कैसे दिखता है, कोई सोच सकता है? देयर इज नो इमेज फॉर इट, बट वी हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस, राइट? ट्रूथ, ब्यूटी इन जनरल, ब्यूटी क्या है? हम ब्यूटी सोचने से ही हर इंसान का दिमाग में अलग अलग चीज आ जाएगा जो उसको ब्यूटीफुल लगे। जरूरी नहीं है कि मेरे को भी ब्यूटीफुल लगेगा। अभी आपने सर्वे फॉर्म भरा है क्या किसी ने? सर्वे फॉर्म में एक क्वेश्चन आर्किटाइप का भी है कि 9 गुणों में से कौन से 2 गुण आपको रेजोनेट करते हैं, वो आर्किटाइप भी था। तो आपको एकदम से रेजोनेट किया मुझे ये 2 गुण, तो उसके क्वेश्चन आना शुरू हुए थे, वो आर्किटाइप के लिए पूछा था। राइट, आर्किटाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स टू शॉर्ट अ टाइम। आर्किटाइप्स बेसिकली हम लोग जब कोई इंसान जन्म लेता है वो कोई ना कोई आर्किटाइप को एक्सप्लोर करता है इस जन्म में। ओके, हाँ, कि जैसे ये जो आर्किटाइप है प्रेम का, जस्टिस का, होलनेस का, ये तो एक गुण की भांति है ना? हाँ, एक तरह से। और जो कार्ल गुस्ताव युंग ने वो 12 आर्किटाइप बनाए, वो एक व्यक्तित्व की तरह दिख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा। तो ये क्या मतलब उन्होंने किस तरह से उसको परसीव किया? ये क्या होता है, जब अगर हम युंगियन आर्किटाइप्स देखेंगे और प्लेटो का आर्किटाइप्स देखेंगे और हम जिस आर्किटाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब Jung was a psychologist, so he would always look at things from a psychology and human point of view. So that is more like a little bit personalized, that is biased towards personalized. But if you look at Plato, who was a plain thinker, general thinker, if you look at Amit Goswami, a general thinker, उनमें bias नहीं है। तो वो क्या किए हैं, जो एकदम बेसिक्स हैं वो गुण, या इसको गुण आइडियली इसको इंग्लिश में इंट्यूशन बोला जाएगा, दैट they have figured out, right? So that's the reason we call them 9 archetypes here. Jung has 12. तो yes, अच्छा ठीक है, ओके, हम दूर में ही हैं, बताइए। आपको कुकिंग आता है क्या? बेस्ट, अगर आपको घर में कोई मेहमान आए जिसको आप खुश करना चाहेंगे तो आप क्या खिलाना चाहेंगे? आपको आइसक्रीम बनाना आता है? वाह। अब अगर आप पूछेंगे आइसक्रीम के साथ क्वांटम साइंस का कोई जोग है तो उसका जवाब नहीं होगा। मतलब हर चीज में क्वांटम साइंस अटैच्ड नहीं है। इसमें मैं आप फिर भी आप जो बोले इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है, इस पे नॉट नेसेसरीली इसके पीछे क्वांटम साइंस रहेगा।